हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में करके आए हैं हमारा चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमें इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज भी कवर करेंगे और लास्ट में अपना चैप्टर रैप भी करेंगे। ओके, तो अभी तक हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ के आए हैं, प्रेम्बल के बारे में पढ़कर आए हैं और अब हमें पढ़ना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं ये मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, कुछ ड्यूटीज दी हुई हैं कि जो हमें करनी चाहिए, जो हम पे बाइंड नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सोचा कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इन फ्यूचर करनी चाहिए या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड हो सकती हैं। जैसे कि इससे एग्जाम्पल है हमारा, हम अपने नेशनल एंथम में खड़े हो जाते हैं, तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल खड़ा नहीं होता तो हम उसे ज़बरदस्ती या फिर उसे पुलिस नहीं बुला सकते कि वो क्यों खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो खड़ा हो, चाहे तो ना हो। तो चलिए इसमें रीड करते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 106 ओपन कर लीजिए और फिर हम इसे रीड करेंगे। तो सबसे पहली लाइन जो लिखी है वो है द फंडामेंटल ड्यूटीज नोट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलो। अब कौन कौन सी हैं हम ये देखते हैं। इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडिया के हर सिटीजन को माननी चाहिए। तो सबसे पहले जो लिखी है वो है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। मतलब कि हमें जो भी चीज़ है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट या जो भी चीज़ें हैं हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें अबाइड करना चाहिए। ये हमारी नेशनल ड्यूटीज में से एक है। सेकेंड पॉइंट इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दैट मीन्स हमारे जो भी आइडियाज थे, ये नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं हमें उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जितने भी लोग थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और यूनिटी बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम देखेंगे टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। इसका मतलब कि हमारी कंट्री को जब भी जरूरत पड़े तो हमें हमेशा नेशनल ड्यूटी के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें आर्मी ज्वाइन करनी हो। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि हम पे कोई कंपलसरी ये कर दे कि हमें आर्मी में जाना ही है। जैसे कोरिया जैसी कंट्री में रूल है कि जब तुम 21 ईयर्स ओल्ड हो जाते हो तो तुम्हें एक बार सर्व आर्मी में करना पड़ेगा, इज रिस्पेक्ट यू आर मेल और फीमेल। ओके, तो हमारा डीपीएसपी में एक पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए, नेशनल सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए हमें जब भी बुलाया जाए। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हार्मनी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। ओके, तो हमें हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड बनाए रखना चाहिए इंडिया में, चाहे कोई भी रिलीजियस हो, कोई भी भाषा बोलता हो, हमें उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। जैसे कि हमें रिच हेरिटेज फॉर एग्जांपल लाल किला या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट हम हिस्टोरिकल ले सकते हैं, उसकी हमें
वैल्यू करनी चाहिए, उसे साफ रखना चाहिए। जैसे कि आजकल आप देखते हैं लोग टबैको खाते हैं तो वहीं पे स्पिट कर देते हैं तो उससे निशान बन जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को भी टोकना चाहिए जो ये चीज़ें करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू डेवलप टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें फॉरेस्ट, लेक, इन सबको बचाने की ज़रूरत है और हमें इन सबको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें साइंटिफिक टेम्पर मतलब सोचने की क्षमता हमारी बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। टू स्ट्रिव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, हमें इंडिविजुअल के तौर पर अच्छा इंसान बनना चाहिए और नेशन को अच्छे अचीवमेंट्स लाके देने चाहिए। इसके अलावा हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, और अगर कोई पेरेंट्स है या गार्जियन है तो उसे अपने चाइल्ड को एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करानी चाहिए। ओके, तो ये हमारे डीपीएसपी के कुछ पॉइंट्स थे, आप इन्हें एक बार बुक से रीड करिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम DPSP भी बोलते हैं। अब ये क्या है हम देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज DPSP, ऑल्दो द directive principles are asserted to the fundamentals in the government of countries, that means ये चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ होनी चाहिए, इस वजह से इन्हें यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है दे आर नॉट फोर्सिबल, कि ये चीज़ें ऐसी हैं फोर्स नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐसी हैं जिन्हें हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को करने के लिए। तो दे आर क्रिएटिंग अ सोशल ऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कॉटन टेक्सटाइल, फिर गाय पालना, एग्रीकल्चर हेरिटेज, ये सब चीज़ें हमारे डीपीएसपी में गिवन होती हैं जो हम हायर क्लासेस में या आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो डीपीएसपी में हम देखेंगे लिबर्टी, इक्वलिटी, दे हेल्प द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू वर्क फॉर नेशन ग्रोथ। ये एक आइडिया है गवर्नमेंट के लिए कि हमें नेशन को आगे बढ़ाने के लिए इन चीज़ों में वर्क करने की ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट्स में वो सब चीज़ें थी जो हम करना चाहते हैं, जो हमें उस टाइम पर करनी चाहिए थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वो सब चीज़ें हैं जो हमें आने वाले टाइम में अचीव करनी चाहिए। ओके, जैसे कि विलेज पंचायत रखनी चाहिए, नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें। ओके, हमने कुछ वर्ड पढ़े थे इसमें, अब हम वो डिस्कस करेंगे एक बार। तो अब हम कुछ वर्ड देखेंगे जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमें पता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स की जो असेंबली होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, बनाते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। रिपब्लिक, किसी भी देश का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि अपॉइंटेड होगा, ना हेरिडेटरी होगा, तो वो देश रिपब्लिक कहलाता है। सोवरेन, a sovereign state generally defined as any nation of people whatever may the form or internal institution which govern itself independently of foreign power। सोवरेन मतलब कोई भी फॉरेन पावर हम पर रूल नहीं कर सकते, उसका कोई अधिकार नहीं है हमारे इंटरनल मैटर्स में बोलने का। जो भी होगा वो हम करेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। इसके बाद प्रेम्बल, इंट्रोडक्टरी, इंडेक्स मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हमारा है सेकुलर। सेकुलर मतलब हर धर्म, सब धर्म बराबर हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब हम हर इंसान को जीने का अधिकार है, किसी को भी हम शोषण यहाँ पे नहीं करते। लास्ट एक लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गन गवर्नमेंट का जो लॉ बनाता है, जैसे कि हमारी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, इस सब को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने पढ़ी। अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए पहले आप ये रीड करिए और फिर हम एक्सरसाइज पर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज है हमारी टिक द करेक्ट आंसर।
ओके, तो टिक द करेक्ट आंसर की पहली स्टेटमेंट हम रीड करेंगे जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन ऑप्शन आर 15 अगस्त 1950, 14 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1950 या फिर नन ऑफ दीज। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर डिस्कस करूंगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, जो कि है 26 जनवरी 1950। ओके, अब हम सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं जो है राइट टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है ये वाला? तो हमारे पहला ऑप्शन है राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप मुझे बताइए और फिर मैं आपको इसका आंसर डिस्कस करूंगा। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी, द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन आर। हमारे ऑप्शन है 10, 8, 7 और 9। तो मैं आपको ये बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 होगा। लेकिन जैसे कि हम आपको नहीं पता होगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन टाइम पे जैसे कि एक अमेंडमेंट के थ्रू एक फंडामेंटल राइट हटा दिया था जो था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जमीन खरीदने का अधिकार। वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था, अब नहीं है, पहले था। क्योंकि क्या हुआ, गवर्नमेंट को हाईवे बनाने थे और फिर उन्हें चाहिए थी जमीन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब उनके घर कोई बीच में आ रहा होता है तो उससे खरीद लेती है और इंसान लोगों को उसके पैसे देती है। पर कुछ लोगों ने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, हम पैसे नहीं लेंगे और जमीन नहीं बेचेंगे। तो इस वजह से इस फंडामेंटल राइट को वहां से हटाया गया, जिससे आगे चल के ये लड़ाइयाँ ना हो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। ओके, तो ओरिजिनली हमारे थे 7, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। अब हमारा है डी पार्ट, जो कि है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। हमारी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है प्रेम्बल, जुडिशरी, सेकुलर एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, जो कि है प्रेम्बल, जैसे कि हम जानते हैं। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट टिक द करेक्ट आंसर जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड। ऑप्शन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने अडॉप्ट किया था? लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पार्लियामेंट या नन ऑफ दीज। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका सही आंसर होगा सेकंड, जो कि है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो ये हमारे टिक द करेक्ट आंसर थे, आप इन्हें नोट करिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलअप्स। तो हमारा पहला पार्ट हम फिलअप्स का रीड करेंगे। डैश इज द ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट विच सेफगार्ड आवर राइट्स। तो हमारे राइट्स को कौन बचाता है? कौन सा ऑर्गन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो हमें ये बचाता है? तो वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है जिसकी मदद से हम बच सकते हैं। ओके, सेकंड इज 3 organs of government of India are legislature dash and dash। तो लेजिस्लेचर के अलावा कौन से हमारे 2 ऑर्गन और हैं? तो वो आप सबको पता है, वो है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसे चलाएगा और जुडिशरी देखेगी कि वो सही है या गलत, और अगर वो गलत होंगे तो उसे कैंसिल कर देगी। ओके, अब हमारा सी,
द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, हमारे पहले प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे? ये आप सबको ही पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब हम आएंगे हमारे डी पार्ट पर, जो कि है फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस दैट अमॉन्ग ऑल सिटीजन। फ्रेटर्निटी में क्या होता है? सब लोगों के बीच में यूनिटी। ओके, नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन। रिपब्लिक डे कौन से दिन सेलिब्रेट होता है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे हर साल सेलिब्रेट होता है। तो ये हमारे फिलअप्स थे, आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, पहली स्टेटमेंट है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री स्टेट। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत, आप मुझे बताइए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जहां सब धर्मों को बराबर माना जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 13 शेड्यूल्स। तो जब मैं आपको बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास 12 शेड्यूल हैं, ना कि 13, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 675 मेंबर्स। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में 8 to 9 मेंबर्स ही थे, ना कि 675 मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम आएंगे डी पार्ट पर, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन विल चेंज आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर 5 साल में बनता है। नेक्स्ट प्रेम्बल इज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही है कि इंट्रोडक्शन हमेशा बिगिनिंग में होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बिगिनिंग में आएगा। लास्ट स्टेटमेंट इज वी शुड मिसयूज आवर फंडामेंटल राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है कि कभी हमें अपने फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज होती है। जैसे कि आपने देखा इसमें एक स्टेटमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन हर 5 साल में चेंज होता है। तो आप जानते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 17 महीने और 11 दिन लगे थे। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया के साथ इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 5 से 6 साल से भी ज्यादा लगे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना चेंज करते रहते थे, वो एक अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा था कि उसे चेंज करते करते कभी उसे पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे, जो कि है हमारी आंसर्स इन ब्रीफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम रीड करेंगे, जो है तो हमारा देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल लॉ एंड रेगुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न एनी कंट्री। दैट मीन्स किसी भी देश को चलाने के लिए जो रूल्स लॉ रेगुलेशन लिखे होते हैं एक जगह, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। सेकंड इज व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हम जानते हैं जब 18+ अबव एज हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की इंडिया में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट रेस रिलीजियस, उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, जो कि हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है। ओके, अब हम आएंगे हमारे थर्ड पार्ट पे, जो कि है वाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक स्टेट। इंडिया को रिपब्लिक स्टेट क्यों बोला जाता है? तो हम देखेंगे हम अपना हेड जो होता है स्टेट का, हेड ऑफ स्टेट हमारा जो है वो हम इलेक्ट करते हैं, ना कि कोई हेरिडेटरी बनता है। इस वजह से इंडिया को रिपब्लिक स्टेट
बोला जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर स्टेट? सो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? जब भी रिलीजियस डिफरेंस नहीं होता किसी कंट्री में, सब धर्म बराबर होते हैं, तो उस कंट्री को सेकुलर बोला जाएगा जहां हर धर्म को बराबर माना जाता है। ओके, अब हम आएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ये खुद माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करी और आगे चल के इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी को चेयर भी करा। ओके, तो हमारे इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है, तो आप इसे याद कीजिएगा। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ओके, हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज, आंसर इन डिटेल्स। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज लिस्ट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में बात करनी है। तो हम जानते हैं सबसे पहला है फेडरलिज्म। फर्स्ट इज फेडरलिज्म, सेकंड इज parliamentary form, of government, third is separation of power, fourth is universal adult franchise, and fifth is fundamental rights. ओके, तो ये हमारे की फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 5 फंडामेंटल राइट्स। तो हमें पता है हमारे राइट 5 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। राइट टू फ्रीडम, और राइट टू स्पीच, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और बताइए दो और बताइए, राइट टू इक्वलिटी, एंड एक और बताना है हमें इसका, जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। तो हमें पता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, क्योंकि लॉ चाहिए होते हैं, पता होना चाहिए हमें क्या गलत है क्या सही, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ती है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमें पता है हमारी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज, हम कोई भी लिख सकते हैं कि हमें नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें नेशनल हीरोज फ्रीडम फाइटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए,
हमें साइंटिफिक टेम्पर बनाना चाहिए, हम साथ में एग्रीकल्चर फॉरेस्ट की हेल्प करनी चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट की हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने आपको कितने सारे बताए, आप इनमें से कोई से विचार लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।